आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पाकिस्तान का एक मसला है कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह है और पाकिस्तान में इस तरह की एजुकेशन दी जाती है जो किसी भी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या हमारे साउथ एशिया में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनसे कंपेयर नहीं की जा सकती। इंडिया में पाकिस्तान से बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। बांग्लादेश भी अपने आप को एजुकेशनल लेवल पे हमसे बहुत अच्छा साबित कर रहा है। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सब कंट्रीज़ में पाकिस्तान से ज़्यादा एजुकेशन अच्छी है। ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी परसेंटेज के बहुत कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मगर पाकिस्तान में जो एजुकेशन दी जाती है उसे सिस्टमेटिकली तबाह किया गया है। ख़ास तौर पे पिछला जो इमरान खान का दौर गुजरा, इसमें जो केपी में करिकुलम पढ़ाया जाता था उसको प्रोग्रेसिवली इस्लामाइज किया गया और उसके अंदर नॉन साइंटिफिक बातें ऐड की गई और सूडो हिस्ट्री जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है उसे बड़े तरीके से उसके अंदर इंसर्ट किया गया और बच्चों के जहनों को इस तरह से तैयार की जाने की फैक्ट्री बनाई गई जिसके अंदर उन्हें सोचने समझने से आरी किया गया और नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट उनमें डेवलप करने की कोशिश की गई। इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मिसाल पंजाब केपी टेक्स्ट बुक की एक किताब है जी, जिसको जो बायोलॉजी की बुक थी केपी में जो पढ़ाई जाती थी, इसका पीडीएफ वर्जन ये आपके सामने है। टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है ये अभी भी फॉर 12th क्लास, ये प्री मेडिकल के बच्चों को पढ़ाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब है। इसमें एक चैप्टर है जी एवोल्यूशन के ऊपर, जो कि इसके पेज नंबर 269 पे मौजूद है। ये कोई 20-25 सफ़ों का चैप्टर है और इसके अंदर एवोल्यूशन के बारे में सब कुछ बताया गया है और बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जिनको अगर आप चाहें तो ख़ुद भी इंटरनेट पे बुक अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं और इसके अंदर से आपको समझ आएगी कि बेसिक एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म एक लिहाज से पढ़ाया गया है। मगर ख़तरनाक चीज़ ये है कि पूरा एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म पढ़ाने के बाद इस बुक के पेज नंबर 289 के ऊपर जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पे इन्होंने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन समझाई है। उसके बाद इन्होंने हार्डी वाइन्सबर्ग थ्योरम जो है वो पढ़ाया है और उसके बाद इन्होंने अगला काम क्या किया है, स्पीशिएशन को डिफाइन करने के बाद इन्होंने आगे क्या किया है, फैक्ट्स अबाउट क्रिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम से एक टॉपिक क्रिएट किया जो कि असल में इस किताब में रिसेंटली इमरान खान के दौर में डाला गया। ये तकरीबन 1.5 सफ़े का पूरा है, 1.5 से 2 सफ़े का, और इसके अंदर कुछ बड़े ही आउटरेजस किस्म के क्लेम्स किए गए हैं जैसे कि और नॉन साइंटिफिक क्लेम्स किए गए हैं। एक साइंस के चैप्टर के बाद आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया और साइंस जो एवोल्यूशन की साइंस है वो सिर्फ एक झूठ है। जैसे किसी मुल्ले से इन्होंने लिखवाया या किसी जाहिल किस्म के शख्स से लिखवाया, ये अब हम नहीं जानते, मगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे, फिर हम इन बातों को डीबंक करेंगे। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चलें हम इसको अपनी प्रेजेंटेशन से ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन पूरी तैयार की है। ठीक है, पाकिस्तानी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक डिनाइज एवोल्यूशन। बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक जो कि प्री मेडिकल लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके अंदर क्या है, ये जो पेज नंबर 289 है उस पर क्या लिखा था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन द 19th century इज वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल एंड इररेशनल क्लेम्स इन हिस्ट्री। यानी इस पहले सेंटेंस से आपको इररेशनल बिहेवियर इस किताब का नजर आ जाता है और वो शुरू से ही, यानी बच्चों को पहले एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ये बात कोर्ट से या गवर्नमेंट लेवल पे पास है कि एवोल्यूशन के चैप्टर में से कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ताकि बच्चों को एवोल्यूशन ना पढ़ाई जाए। ठीक है, तो अब शुरू में बच्चों को पढ़ाने के बाद एवोल्यूशन का सारा मैकेनिज्म अब आके उसको डीबंक किया जा रहा है साइंस की टेक्स्ट बुक में, इस तरह की बातों का जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड चीज़ें नहीं हैं, वो साइंस की टेक्स्ट बुक में क्या कर रही हैं ये आप खुद देख सकते हैं और जहालत कितनी है ये आप देखें। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन इन द 19th century इज वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल एंड इररेशनल क्लेम्स इन हिस्ट्री। क्या कहा है कि इससे ज़्यादा अनबिलीवेबल और इररेशनल क्लेम हिस्ट्री में नहीं किया गया। डिस्पाइट दिस ओवर 150 ईयर हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री द पीपल हु हैव एक्सेप्टेड इट have failed to produce any significant evidence।
ये स्टेटमेंट ही झूठी है। एवोल्यूशन साइंस के डिसिप्लिन में एक वाहिद ऐसा फैक्ट है जिसके लाखों की तादाद में एविडेंस हैं, जिसके लिए बेशुमार फॉसिल्स हैं, जेनेटिक्स से एविडेंस आ रहा है, किसी भी जानदार की एनाटॉमी से एविडेंस आ रहा है, और ये लोग ये कह रहे हैं कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, जो कि एक टोटल लाए है, फैब्रिकेटेड लाए, मुल्ला की जुबान है। वो शख्स जो कि एवोल्यूशन से बहुत डरा हुआ है उसकी जुबान है। सपोर्टिंग द थ्योरी, क्या कहते हैं कि इस थ्योरी की सपोर्ट में कोई एविडेंस नहीं है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। और साइंस की किताब में नॉन साइंटिफिक बात, टोटली फेल्ड नॉन साइंटिफिक बात यहां पे लिखी गई। द थ्योरी पुट्स फोर्थ the irrational claim that all living organisms, plants, animals and human beings are result of blind, unconscious, accidental events। अब ये जो है ना, ये प्लेन क्रिश्चियन क्रिएशनिस्ट की जो जुबान है ना, ये वो उठा के यहाँ पे टेक्स्ट बुक में डाल दी गई है, जो कि इंतहाई स्टूपिड बात है। इस बात को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एवोल्यूशन एक ब्लाइंड प्रोसेस है, मगर नेचुरल सिलेक्शन जो है वो गाइडेड होती है। क्यों गाइडेड होती है? क्योंकि उसे एनवायरनमेंट गाइड करती है। जैसी एनवायरनमेंट होती है, ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अडेप्ट करने के लिए उसके मुताबिक इवॉल्व हो जाते हैं। हाँ, मगर इसका कोई कॉन्शियस कंट्रोलर, कोई गॉड नहीं है। क्यों कोई गॉड नहीं है? क्योंकि गॉड का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है जी। Evolutionists believe that millions of years ago, in the primal soup of the oceans or pools of water, mindless atoms with no knowledge, power or reason came together in certain proportions and later by chance formed the proteins and cells that even today's scientists with most advanced laboratory technology have not been able to duplicate। तो मसला ये है कि इन्होंने क्या कहा कि एवोल्यूशन जो है वो लेबॉर्ट्री में रिप्रोड्यूसेबल ओरिजिन ऑफ लाइफ होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो जो बायोलॉजी आज की कह रही है वो गलत है, वो सही है, ये उसके बगैर नहीं मानेंगे। मगर मसला ये है कि फिर तो आपको गॉड भी लेबॉर्ट्री में प्रूव करके देना पड़ेगा, अल्लाह भी देना पड़ेगा लेबॉर्ट्री में प्रूव करके। किसी लोटे में अल्लाह बना के दिखा दें तो फिर हम उसको भी मान लेंगे। ठीक है, तो फिर जब आप ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि चीज़ को उसी को माना जाएगा जो लेबॉर्ट्री में की जाएगी टेस्ट और उसके बाद होगी, तो फिर आप उसे मानेंगे, तो वो एक बिल्कुल फजूल बात है। और सेकेंडली, यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेड हेरिंग या रेड फ्लैग है वो क्या है? वो ये है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम कॉमन एंसेस्ट्री इंसान की प्राइमेट्स के साथ साबित कर देते हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्लियरली साबित की जा चुकी है, तो क्या हो जाता है? एवोल्यूशन एज ए फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाती है, और वो हो चुकी है। बाकी ओरिजिन ऑफ लाइफ एक डिफरेंट मैटर है। जाहिर बात है कि अभी एक अनरिजॉल्व क्वेश्चन है कि लाइफ का ओरिजिनली ओरिजिन कैसे हुआ? क्या कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो नहीं थी लाइफ? पहले स्पेस से आई और आके ज़मीन पे लैंड कर गई और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने लगी। ऐसे भी हो सकता है। आपको पता है कि आज मार्स और टाइटन, जो कुछ सैटर्न और जुपिटर के मून्स हैं, उनको हैबिटेबल वर्ल्ड्स के तौर पे क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। और इंसान, जो दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज हैं, उनका आपस में इस बात पे मुआहदा है कि ज़मीन का कोई भी बैक्टीरिया वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी मल्टीप्लिकेशन शुरू कर सकता है। ठीक है, दे गो एज फार एज टू से दैट दीज सेल्स इन टर्न एंड अगेन इन बाय शेयर चांस फॉर्म स्टारफिश। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनसे चीज़ की ग्रेविटी को, यहाँ पर एक क्लेम की ग्रेविटी को इंक्रीज करने की कोशिश किया। फॉर्म स्टारफिश, स्पैरोज, हॉक्स, पेंगुइन्स, कैट्स, लैम्स, लाइन्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, पोमेग्रेनेट्स, फिग्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स। यानी ये कह रहे हैं कि जी, और विदाउट एनी एविडेंस ये लोग ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपस में रिलेटेड नहीं है। हालांकि मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, और इनका जो डीएनए है वो हमें ये बताता है कि सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। इफ ह्यूमन एफर्ट्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनी लिविंग थिंग बाय यूजिंग द होल पूल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, हाउ कैन लाइफ बी ब्रॉट इनटू बीइंग विद द एड ऑफ अनकॉन्शियस एटम्स एंड चांस इवेंट्स। तो बात यह है कि चांस इवेंट्स, अनकॉन्शियस एटम्स, ये वर्ड्स बार बार यूज करके जो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, जो नेचुरल मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का, जो नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज्म है, उसे अंडरमाइन करने की कोशिश जो भी हजरत या खातून है जिसने ये लिखा है वो कर रहा है। असल में ये एक नाकाम कोशिश है। साइंस के एवेन्यूज में इसकी इस लफाजी की कोई वैल्यू नहीं है सिवाय इसकी जहालत को आश्कार करने के। एनी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग विद कॉन्शियस
can certainly understand that all living things including himself cannot be result of chance events. ये कह रहे हैं कि हम किसी चांस की पैदावार हम नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब बोंगियां ये हैं यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ लोडेड लैंग्वेज इनके पास है एवोल्यूशन को डिनाई करने के लिए। एवरी इंटेलिजेंट अनप्रेजुडिस्ड पर्सन विद अ कॉन्शियस नोज दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड ऑल दीज लिविंग थिंग्स विद हिज अनकंपेरेबल इनकंपेरेबल पावर। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो अपना क्लेम है वो दाग दिया साथ ही कि जी अल्लाह ने ही ये सब कुछ बनाया, और हर इंसान जिसमें कॉन्शियस है, जो सोचता है वो ये जानता है, और जिसमें प्रेजुडिस नहीं है। प्रेजुडिस का मतलब होता है बायस होना। तो मसला ये है कि आप ही तो बायस हैं, क्योंकि आप एवोल्यूशनरी एविडेंस को विदाउट बायसनेस देख ही नहीं पा रहे। तो जहालत की आला तरीन मिसाल तो यही है कि बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। द यूनिवर्स विद ऑल इट्स क्रिएशंस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग हैज़ फ्लॉलेस डिज़ाइन। फ्लॉलेस डिज़ाइन नहीं है बिल्कुल भी। Unique system and an ordered balance that provide all necessary conditions for living things to survive. मसला यह है कि अगर यूनिवर्स ये प्रोवाइड कर रहा है तो मार्स पे लाइफ क्यों नहीं है फिर। और दूसरी बात है कि आपकी आंख फ्लॉलेस है। ये ऐनक मुझे जो लगी है ये फ्लॉलेस है, मेरी आंखें इसलिए ऐनक लगी है। तो ये सारी झूठी बातें हैं, मुबालगा राई है, सिर्फ और सिर्फ एग्जैजरेटेड अपनी बातों को करके लफाजी के ज़रिए बच्चों को एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाने के बाद उनके दिमाग में से वो एवोल्यूशन में जो वो सीख सके हैं वो सीखने को निकालना है, और वैसे ही चैप्टर छुड़वा दिया जाता है। मगर फिर भी इतनी इनसिक्योरिटी है कि ऐसा किया गया, ठीक है। साइंटिफिक डिस्कवरीज स्पेशली इन द 20th and 21st century have shown that flawless design of universe is clearly the work of supreme intelligence. कोई आज तक साइंटिफिक डिस्कवरीज जितनी भी हुई हैं 20th और 21st सेंचुरी, बल्कि कहता हूं कि 4000 BC से ले आए आप, जो कुछ इंसान ने आज तक डिस्कवर किया है उसमें किसी खुदा का कोई हाथ कभी भी नजर नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं है गॉड का, ठीक है जी। द अल्लाह विद हिज सुप्रीम इंटेलिजेंस, लिमिटलेस नॉलेज एंड इटर्नल पावर क्रिएटेड द यूनिवर्स। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि अल्लाह ने यूनिवर्स क्रिएट किया या अल्लाह एग्जिस्ट भी करता है। अल्लाह सिर्फ एक इनके दिमाग में फंसा हुआ लफ्ज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल टू थिंक दैट द बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड द यूनिवर्स एज अ होल केम अबाउट बाय मियर कोइंसिडेंस व्हेन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्मनी ऑफ नेचर इज ऑब्जर्वेबल इवन विद द नेकेड आई। इस शख्स को किसी ने यह नहीं बताया कि 65 मिलियन ईयर्स पहले जब एक एस्टेरॉइड जमीन पे गिरा था तो ये सारा इकोसिस्टम तबाह हो गया था। आज ग्लोबल वार्मिंग के जरिए आप ये सारा इकोसिस्टम तबाह कर रहे हैं, और आप इकोसिस्टम ऐसे तबाह कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से हर साल पाकिस्तान में मैसिव स्केल के फ्लड्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोग मरते हैं, लाखों की तादाद में डिस्प्लेस होते हैं, करोड़ों की तादाद में इफेक्ट होते हैं। इस बंदे को किसी ने ये नहीं बताया। इट इज मोस्ट रीजनेबल क्लेम टू से दैट यूनिवर्स ईच पॉइंट ऑफ विच सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स क्रिएटर हैज कम इनटू बीइंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब एवोल्यूशन के अंदर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, इसकी बंदे की मेंटल जिम्नास्टिक देखें कि अब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स भी उठा के इसके अंदर ले आया। द फैक्ट अबाउट द क्रिएशन इज दैट देयर इज a mighty force in the universe that has created all different types of living things once by special creation and in them have put the ability to produce their next generations. तो बात यह रिप्रोडक्शन को अल्लाह के मथे इसने मार दिया यहाँ पे। हालांकि रिप्रोडक्शन का जो सारा मैकेनिज्म है बड़ा वेल अंडरस्टूड है बायोलॉजी में, उसकी एवोल्यूशनरी implications जो हैं वो भी बड़े बेहतरीन तरीके से अंडरस्टूड हैं। द माइटी फोर्स इज अल्लाह द ऑलमाइटी हु इज द क्रिएटर एंड हु सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि अल्लाह जो है ज़मीन पे ज़िंदगी को चला रहा है, तो अल्लाह अगर ज़िंदगी को चला रहा है तो पिछले 100-200 साल के अंदर सैकड़ों की तादाद में फिर जानदार एक्सटिंक्ट कैसे हो गए हैं, ये भी बताओ ना। अल्लाह सो रहा है फिर, ठीक है। द हाइपोथेसिस दैट प्रोकैरियोट सेल इन्वेडेड अनदर प्रोकैरियोट सेल रिजल्टिंग इन द evolution of eukaryote cell is as baseless as someone claims that 2 rakshas invaded a third one and in this way the motor car was evolved. मतलब अब ऐसी कोई चीप रक्षे वाली लॉजिक इस बंदे ने यहाँ पे दी है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। वो एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स ऑफ सिम्बायोसिस जो हैं, जो कि आज प्रूवन हैं, जिन्हें आज साबित किया जा चुका है,
उनको डिनाई करते हुए ये कह रहा है कि ये दो प्रोकैरियोट सेल्स का आपस में मिल के यूकैरियोट्स बनाना या मल्टी सेलुलर लाइफ को बनाना ऐसे है जैसे दो रक्शे टकरा के एक कार बना दें। तो इस आदमी की बात पे यहाँ सिर्फ हंसा या रोया ही जा सकता है, क्योंकि जहालत का जो मीनार है वो बहुत ऊंचा खड़ा हुआ है। द अबव हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट वन ऑफ द इन्वेडिंग प्रोकैरियोट सेल वाज चेंज्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया and another invading prokaryote cell was modified into chloroplast. Thousands of questions arise from the above hypothesis. मगर इस बंदे को कोई ये बताए कि इस तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ओवरनाइट दो चीज़ों के आके टकराने से नहीं हो जाते। इन चीज़ों को भी बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और ये यहाँ पे फैलेसी ये खेल रहा है, ये याद रखें कि ज़मीन के ऊपर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो शायद तकरीबन 2.5 बिलियन साल से मौजूद हैं, क्योंकि 2.3 बिलियन ईयर्स पहले साइयानोबैक्टीरिया ने क्या किया था, ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन की इनरिचमेंट की थी। ठीक है, तो अब मसला ये है कि इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अरसे तक इस ज़मीन पे मौजूद थे और वो इवाल्व हो रहे थे। सिर्फ और सिर्फ कोई तकरीबन पिछले 1 बिलियन से 550 मिलियन ईयर्स के दौरान किसी टाइम ऐसा हुआ कि उस टाइम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। तो सबसे पहली बात तो जो इस शख्स ने की थी वो ये थी कि एवोल्यूशन को इर्रेशनल कहा था। एवोल्यूशन किसी भी सूरत इर्रेशनल नहीं है। एवोल्यूशन एक बहुत ही रैशनल क्लेम है और एवोल्यूशन के पास सारा एविडेंस है जो इसकी रैशनल नेचर को मजीद इन्फोर्स करता है। इसलिए अगर कोई शख्स अपने बुग़्ज़ की वजह से या अपने मज़हब की वजह से बायस्ड होते हुए सिर्फ ये कहे कि एवोल्यूशन जो है वो क्या है, वो आप उसको क्या कहते हैं, वो इर्रेशनल है, तो इस बात को किसी भी सूरत माना नहीं जा सकता। और साइंस की टेक्स्ट बुक में इस तरह की बेसलेस नॉन साइंटिफिक और ऐसी बातें जिन्हें कभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया वो नहीं लिखी जा सकती। मगर पाकिस्तानियों ने हर चीज़ में, क्योंकि इस्लामियात घुसानी होती है, अल्लाह और रसूल की बातें घुसानी होती हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये बोंगी मार दी। और केपी बोर्ड जो कि इमरान खान के अंडर था, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंतहाई शर्म का मुकाम है कि इस तरह के लोग एजुकेशन में मौजूद हैं या गवर्नमेंट्स एजुकेशन को इस तरह से नॉन साइंटिफिक बनाती हैं पाकिस्तान में। इसीलिए डॉगमेटिज्म बढ़ रहा है और डॉगमेटिज्म के बढ़ने की वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। साइंस की एजुकेशन अगर प्रॉपर पाकिस्तान में दी जाए तो लोग नॉन डॉगमेटिक रैशनल होंगे और एक्सट्रीमिज्म भी कम होगा। केपी वो जगह जहाँ पे स्कूलों के बच्चों को गोलियां मार के तालिबान ने मार दिया, मगर फिर भी लोगों को अकल नहीं आई कि वो आने वाली जनरेशन को रैशनल एजुकेशन दें। अच्छा जी, तो इस बंदे ने ये कहा कि एवोल्यूशन का पिछले 200 साल में आज तक कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, जो कि बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन का बेशुमार एविडेंस मौजूद है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स को देखें तो जो सबसे पुराने फॉसिल्स हैं, अब एक बात है कि एवोल्यूशन जब होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जानदार प्रोग्रेस करते हैं, वो किसी ना किसी ट्रेट में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। लाइफ मज़ीद से मज़ीद अपने इंटरनल कॉम्पिटिशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चली जाती है। तो ज़मीन जो थी वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। इसके बाद क्या हुआ जी, आर्कियन पीरियड था 2.5 बिलियन ईयर्स तक हमें रॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इससे ज़्यादा हमें कोई पता नहीं। प्रोटोजोइक जो कि 2.5 बिलियन से लेके 542 मिलियन ईयर तक का पीरियड है, उसके दौरान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। मल्टी सेलुलर लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी, मगर लाइफ के पास कोई हार्ड पार्ट्स नहीं थे, बोन्स या कोई शेल्स नहीं थे, क्योंकि बोन्स और शेल्स ही फॉसिलाइज होते हैं। जब लाइफ के सारे पार्ट्स सॉफ्ट हैं तो वो फॉसिलाइज नहीं होते। आज भी ज़मीन पे ऐसे बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं जो कि सॉफ्ट हैं। जेलीफिश की आपको कभी भी फॉसिल नहीं मिलेंगे, उसके कोई ट्रेस फॉसिल और तरह के मिल सकते हैं, मगर आपको जेलीफिश का कभी भी कोई फॉसिल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट बॉडीड है। तो प्रोटोजोइक जो कि 2.5 बिलियन ईयर्स से लेके 542 मिलियन ईयर्स के दरमियान तकरीबन 2 अरब साल का जो पीरियड था, उसके अंदर लाइफ सिंगल सेलुलर या विदाउट हार्ड पार्ट्स मौजूद थी। मगर कैम्ब्रियन जब शुरू होता है 542 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 54 करोड़ साल पहले, पहली बार क्या होता है कि हार्ड लाइफ
जिसके हार्ड पार्ट्स हैं, जिसकी हड्डियाँ हैं, जिसके दांत हैं, ऐसी सामने आती है। और तब क्या होता है, हमारे पास रॉक्स में फॉसिल्स मिलने शुरू होते हैं। फॉसिल्स उस टाइम जो मिलते हैं वो लाइफ फॉर्म सिंपल थे, उनके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलोरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, ट्रायासिक में आके आपके पास डायनासोर्स आ जाते हैं। फिर जुरासिक के अंदर और क्रिटेशियस के अंदर आके डायनासोर जो हैं 65.5 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट होते हैं। यहाँ तक आपको डायनासोर्स और रेप्टाइल्स के और छोटे छोटे मैमल्स के आपको 65.5 मिलियन ईयर्स से पहले फॉसिल मिलते हैं। आपको मैमल्स के, बड़े मैमल्स के फॉसिल नहीं मिलते। फिर 65 मिलियन ईयर्स से ऑनवर्ड आपको मैमल्स के फॉसिल मिलते हैं और मैमल्स बड़े होते चले जाते हैं। पहले मैमल्स नहीं थे, अब क्यों फॉसिल मिलने लग गए? वो फॉसिल इसलिए मिलने लग गए कि वक्त के साथ साथ लाइफ इवॉल्व हो रही थी, लाइफ आगे बढ़ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि एवोल्यूशन झूठ है तो उसको ये बताने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये ऑरेंज में जितने भी हैं ये इंसान के क्रोमोसोम हैं, ठीक है। इंसान के पास 23 क्रोमोसोम हैं और 22 क्रोमोसोम है, और 23वां और 24वां जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, ठीक है। चिंपैंजी के पास 23 क्रोमोसोम है और 24वां और 25वां एक्स और वाई है। चिंपैंजी की अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये क्रोमोसोम 2 है, इंसान का क्रोमोसोम 2A और 2B चिंपैंजी के हैं दोनों पे, और यहाँ पे जब इन दो को जोड़ लिया जाए तो क्रोमोसोम 2 बन जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा एविडेंस है जो कि ये साबित करता है कि इंसान और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। जब और उस एंसेस्टर में ये दोनों क्रोमोसोम अलग-अलग थे, मगर ह्यूमंस जब ब्रांच हुए, या ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स थे जब वो ब्रांच आउट हुए उस कॉमन एंसेस्टर से, तो उसके बाद किसी टाइम जाके ये दोनों क्रोमोसोम एंड टू एंड फ्यूजन के थ्रू जुड़ गए। अब अगर आप देखें तो चिंपैंजी के या बनोबो के हर क्रोमोसोम के मुकाबले में इंसान के पास एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ही सिर्फ सेम नहीं है, सेम क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन्स सेम लोकेशंस पे पाए जाते हैं। इंसान और चिंपैंजी के 99.9% जीन्स सेम है। जीन रेगुलेशन पैटर्न्स में फ़र्क है, जिसे एपिजेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं, उसकी वजह से इंसान और चिंपैंजी दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म महसूस होते हैं। वरना इनके जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मगर एपिजेनेटिक कंट्रोल्स की वजह से इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो जाती है और इंसान बन जाता है और चिंपैंजी बन जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, मगर ये डिफरेंस कम है, कॉमनैलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ ही तकरीबन सिमिलर है। और ये साबित करता है कि इंसान और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हैं। और जब आप ये साबित कर देते हैं कि इंसान और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हैं, तो आप बेसिकली एवोल्यूशन को साबित कर देते हैं। इसी तरह घोड़ा, जेबरा और गधा, इनका कॉमन एंसेस्टर भी साबित शुदा है। वेल्स का और डॉल्फिन्स का और ओरका या किलर वेल का, उनका भी कॉमन एंसेस्टर जो है वो साबित शुदा है, ठीक है जी। अब इससे आगे हम चलते हैं। फिर जो दूसरा क्लेम था वो ये था कि जी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ जी, एक पॉन्ड था, पॉन्ड के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स खुद ही आपस में मिलने लग गए, वो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने शुरू कर दिए, फलां कर दिया, ढिमकां कर दिया। पहले मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन में 2 बिलियन साल से ज़्यादा का वक्त लगा। आज तो साइंसदान कुछ ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स पहले ही शुरू हो गई थी, बहुत ही सिंपल लाइफ फॉर्म्स की शक्ल के अंदर। मगर चलें, वो एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है, मगर आज साइंस में और बायोलॉजी में ये बात मानी जाती है कि 2.5 अरब साल पहले ये जो पिक्चर आपको ज़मीन पे दिख रही है, कुछ ऐसा सिस्टम ज़मीन पे एग्जिस्ट करता था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे बहुत ज़्यादा, पॉन्ड्स के अंदर, समंदर के अंदर, लेक्स के अंदर, पानी के अंदर ज़िंदगी पैदा हो रही थी, ठीक है। और ये बात कि लाइफ जो है वो ये कह रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेट खुद में नहीं कर सकती, तो ये याद रखेंगे लाइफ के बेसिक ब्लॉक्स अमाइनो एसिड्स हैं, और अमाइनो एसिड ज़मीन के ऊपर बहुत ही वाफिर मिकदार में या प्लेंटीफुल पाए जाते हैं। सिर्फ ज़मीन पे ही प्लेंटीफुल नहीं पाए जाते, हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले बहुत से कार्बन कंटेनिंग जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं उनके अंदर हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली लाइफ या पहले अमाइनो एसिड्स जो हैं ज़मीन के ऊपर इन मीटराइट्स के
थ्रू आए थे, जिनके थ्रू ज़मीन बनी थी, या बाद में आने वाले कुछ मीटेराइट्स जो बाद में इम्पैक्ट किए ज़मीन के बनने के बाद, उनमें ये आए। तो लाइफ का ओरिजिन असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। वी डोंट नो कि इसमें कितनी ज़्यादा सदाकत है या कितना इसकी ऑब्जर्वेशन है, बट ऑब्जर्वेशन है। मीटेराइट्स के अंदर से आपको अमाइनो एसिड्स के सैंपल्स मिले हैं, और वो सैंपल्स जो हैं साबित करते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। अमाइनो एसिड्स जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं। फिर यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ कि जमीन पे पाए जाने वाले वो मिनरल्स जो कि प्राइमीवल अर्थ के ऊपर पाए जाते थे जब जमीन का ओरिजिन हुआ था, उन सारों को लेके एक फ्लास्क में डाला गया पानी की मौजूदगी में, और उसके ऊपर बिजली चमकाई गई। तो क्या हुआ, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स पैदा हो गए। और अमाइनो एसिड्स का पैदा हो जाना ज़मीन के मिनरल्स से ये बात बताती है कि ज़मीन पे जब एंशंट अर्थ थी उसके ऊपर जो बिजली चमकती थी समंदर के ऊपर या ऐसे पूल्स के अंदर जिसके अंदर ज़मीन के मिनरल्स और पानी मिक्स हुआ था आपस में, तो वहाँ पे अमाइनो एसिड्स पैदा हो गए थे। और अमाइनो एसिड्स से फिर इसके बाद लाइफ, सिंपल तरीन लाइफ। अगर कोई ये कहे कि जी सबसे सिंपल लाइफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सिंपल लाइफ नहीं है, उससे बहुत सिंपल लाइफ एग्जिस्ट करती है। वायरस बहुत सिंपल लाइफ है। वायरस तो इवन के उस बॉर्डर पे खड़ा है जिसे आप लाइफ लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की बात नहीं कर सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास कोई अपना मैकेनिज्म नहीं है सस्टेनेंस का, मगर वो सिर्फ दूसरों पे रिलाई करता है और वहाँ से वो अपनी रिप्रोडक्शन करता है। तो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड्स बन गए। अमाइनो एसिड से अगला स्टेप क्या रहा होगा, क्या कोई वायरस टाइप लाइफ बनी होगी या वायरस से कोई और तरह की लाइफ या उससे भी लेस एडवांस लाइफ कोई बनी होगी। दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट जो कि नहीं पता कि कब होगा। बट अगेन मैं आपको ये बता दूं कि एवोल्यूशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक अलग क्वेश्चन है। एवोल्यूशन सिर्फ इस बात से जब आप ये साबित कर देते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अपने हाथ से नहीं बनाया या बाग़ अदन में नहीं बनाया था, बल्कि इंसान और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था और दोनों जन्नत से नहीं आए थे, वो इसी ज़मीन पे इवॉल्व हुए थे, तो वहाँ से एवोल्यूशन सच हो जाती है और आपका मज़हब वहाँ से झूठ हो जाता है। यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, तो तीसरा फॉल्स क्लेम ये था कि सारे के सारे जो जानदार हैं वो सब के सब कैसे बन गए। तो अगर एक बात देखी जाए तो सब जानदारों का एक कॉमन एंसेस्टर था, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। इसके अंदर जो जीन्स थे वो सब में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटा जो है, इन तीनों के दरमियान बहुत से ऐसे जीन्स हैं जो आज भी सिमिलर हैं। उन जीन्स को आपको क्या करना है, वो जीन्स आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैं एक सेकंड, वो जीन्स जो है वो ये साबित करते हैं कि ये सबका एक कॉमन एंसेस्टर था। जैसे चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग का हमने एक कॉमन एंसेस्टर साबित कर दिया क्रोमोसोम्स को देखते हुए, तो ये याद रखिएगा कि बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटा में बहुत से ऐसे जीन्स हैं, जीन मैकेनिज्म हैं जो सिमिलर हैं। और जेनेटिकली जब आप कंपेयर करते हैं तो 40, 50, 30, 40% जीन्स सेम निकलते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये पीछे किसी कॉमन एंसेस्टर से होके आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये याद रखेंगे, बैक्टीरिया 3 जिंदगी की बड़ी किस्में हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटा। हम यूकैरियोटा में आते हैं। यूकैरियोटा वो हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटा इन सब में सिमिलर जीन्स हैं। फॉसिल्स तो नहीं मिलते इनके, ठीक है, मगर जीन्स इन सब के आज भी सिमिलर हैं। बहुत से ऐसे जीन्स हैं जो कॉमन हैं, और कॉमन जीन्स हमेशा कॉमन एंसेस्ट्री का इंडिकेटर होते हैं। इसलिए हमें ये पता है कि लाइफ इवॉल्व होके आई है। ठीक है, चौथा फॉल्स क्लेम ये था, फिर जिसको एड्रेस भी किया जाए तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत भी नहीं है उसको एड्रेस करने की, मगर हम उसे एड्रेस कर रहे हैं। वो क्लेम क्या है कि कोई भी दिमाग रखने वाला इंसान जो है वो एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं कर सकता। मगर इनको ये बताना ज़रूरी है कि आज दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें 85 to 90% साइंटिस्ट जो हैं वो एवोल्यूशन को मानते हैं। मुल्ला नहीं मानता, पादरी नहीं मानता, मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं मानते, मगर वो लोग जो जेन्युइन साइंटिस्ट हैं, चाहे वो रिलीजियस भी हों, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी हों, वो एवोल्यूशन को मानते हैं। और ये कहना कि 20वीं और 21वीं सदी के दौरान एवोल्यूशन का कोई एविडेंस नहीं मिला,
तो जिसने ये किताब में लिखा है, अगर वो ह्यूमन चिंपैंजी जीनोम और निएंडरटॉल जीनोम प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेता तो उसको पता चलता कि ह्यूमन एवोल्यूशन का या ओवरऑल एवोल्यूशन का कितना एविडेंस है। अगर वो डॉल्फिन्स का डीएनए टेस्ट करा के देखता तो उससे ये पता चलता कि डॉल्फिन जो है एक मैमल है और उसमें मैमल वाले तमाम जीन्स पाए जाते हैं, हालांकि दिखने में वो मछली हैं, ठीक है। तो वो जीन्स जो हैं वो उसे मैमल बनाते हैं और वो जीन्स ये प्रूव करते हैं कि डॉल्फिन जो है एक ज़मीन पर रहने वाले जानदार से आज से मे बी 70-80 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व होके बनी थी। फिर इसके बाद ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इस किताब में लिख देता है जो बेसिकली एक स्टूडेंट को ओवरलोड करने के लिए हैं, ताकि वो स्टूडेंट ये सोचे कि यार एवोल्यूशन तो सच हो ही नहीं सकती, देखो कितनी नॉनसेंस बात है। तो ज़रा आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या है इन क्वेश्चंस पे हम लाइव स्ट्रीम में भी बात कर लेंगे दोबारा, ठीक है, मगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोट सेल्स कमिंग इनटू बीइंग, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेल डिवीजन कैसे स्टार्ट हुई ये बात कर रहे हैं। भाई आपको अगर इस बात का आंसर नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि एवोल्यूशन का मैकेनिज्म गलत हो जाएगा क्योंकि आपको इसका जवाब नहीं पता। एवोल्यूशन का मैकेनिज्म अपने आप को सच्चा साबित कर चुका है, वो जेनेटिक स्टडीज में अपने आप को सच्चा साबित कर चुका है, मगर एवोल्यूशन के मैकेनिज्म के दौरान प्रोकैरियोट से यूकैरियोट या आर्किया कैसे बने ये एक अलग क्वेश्चन है। ये एवोल्यूशन, और अगर इस क्वेश्चन का आपको और मुझे आंसर नहीं पता या हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस इस बात का एग्जैक्ट नहीं है, हम लैब में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए कि किसी प्रोकैरियोट को हम यूकैरियोट में कन्वर्ट कर दें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एवोल्यूशन गलत हो जाएगी। एवोल्यूशन फिर भी गलत नहीं होगी क्योंकि एवोल्यूशन अपने मैकेनिज्म्स साबित करने के लिए दूसरी ऐसी बातें बता चुकी है जो साबित करती है कि एवोल्यूशन सच है। फिर हाउ प्रोटीन्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड एज ऑफ यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड्स वर फॉर्म्ड। अब अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनी है, अब ये क्वेश्चन डाल दिया है सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि वो एवोल्यूशन को ना माने। हाउ न्यूक्लिक एसिड्स विच आर ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो फिर ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से किए जाते रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 11 नंबर है, व्हाट इज लाइफ, हाउ इट ओरिजिनेटेड। एवोल्यूशन का ये क्वेश्चन ही नहीं है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। लाइफ के ओरिजिन के बारे में बहुत सी हाइपोथेसिस है। लाइफ पैनस्पर्मिया के थ्रू दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे सोलर सिस्टम से भी आ सकती है। लाइफ इस सोलर सिस्टम को बनाने वाला जो ओरिजिनल मटेरियल था जिससे मिलकर सोलर सिस्टम बना है उसके अंदर भी मौजूद हो सकती है। और लाइफ इंडिपेंडेंटली जमीन के ऊपर भी यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ओरिजिनेट हुई हो सकती है। हाँ, यहां पे हम हुई हो सकती है की बात करते हैं, कई मोमिन आते हैं फिर उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है, जी हुई हो सकती है। भैया हुई हो सकती है हम इसलिए कहते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, हम अल्लाह नहीं डाल देते वहां पे, हम ये नहीं कह देते कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब ये प्रूव होगा तो तब हम मानेंगे कि ऐसा हुआ था। हाँ, मगर आइडिया जरूर है। और अगर आप एवोल्यूशन की बात करें तो इंसान तो वाकई ही एक बंदर नुमा या बंदर जैसे एंसेस्टर से इवॉल्व होके आया। और ये याद रखें कि वो हमारा पुराना एंसेस्टर बंदर जैसा था, मगर उस बंदर जैसे एंसेस्टर से जो पीछे उसका एंसेस्टर था जो डायनासोर्स के टाइम पे रहता था वो चूहे जैसा था। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ एक एंसेस्टर की बात हो रही है तो नहीं, एंसेस्टर जो हमारा एंसेस्टर है उसका कोई और एंसेस्टर है, उसका कोई और एंसेस्टर है, और फिर एंड पे बात जाके वही लूका के ऊपर पहुंचती है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के ऊपर पहुंचती है, ठीक है। तो ये बात है, इफ एवोल्यूशन इज अ ब्लाइंड प्रोसेस फॉर एग्जांपल व्हाई इट स्टॉप्ड इन ह्यूमन बीइंग। एवोल्यूशन इंसानों में नहीं रुकी, ये किसी ने इस शख्स को नहीं बताया। आज हर 3 में से 1 ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसकी अकल दाढ़ें नहीं निकलती। ये रीसेंट एवोल्यूशन है इंसानों में, ठीक है। मेरी अकल दाढ़ें हैं, मुझे चारों निकलवानी पड़ी, मगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी 2 होती हैं। मेरी बीवी की सिर्फ 2 थी, ठीक है, 2 निकालनी पड़ी। मेरी 4 थी, चारों की चारों निकालनी पड़ी। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आती ही नहीं है। ये रीसेंट एवोल्यूशन है। वो वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अकल दाढ़ें हम यूज नहीं करते, वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसकी जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन इसे रूल आउट कर रही है और अगले मिलियन और 100 ईयर्स में इसे रूल आउट करने के साथ साथ पता चले हमारे 2-2 दांत और भी चले गए हों हमारे डिसेंडेंट्स के काल को, ठीक है जी। तो व्हाट अबाउट यूनिवर्स, हु क्रिएटेड इट। अब एवोल्यूशन में यूनिवर्स किसने बनाया ये कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यहां पे मुल्ला बोलने शुरू हो गया और मुल्ले को एक खतरा पड़ा हुआ है कि बच्चे कहीं एवोल्यूशन से इंप्रेस ना हो जाएं, वो एवोल्यूशनरी टर्म्स में सोचने ना लगें, वो ये ना सोचने लगे कि डायनासोर्स अगर जमीन पे थे आज एक्सटिंक्ट कैसे हो गए।
और वो इवॉल्व कैसे हुए थे, और डायनासोर्स जब थे ज़मीन पे तो हम नहीं थे, तो हम कहाँ से आ गए। ठीक है, तो अगर अल्लाह को 4.6 अरब साल या 4.6 बिलियन ईयर्स सिर्फ इंसान को बनाने में थ्रू एवोल्यूशनरी प्रोसेस लग जाएंगे, तो फिर अल्लाह का कुन फाया कुन किधर गया। क्वेश्चंस तो हमारे पास भी बहुत सारे हैं। तो कोई 18-19 के करीब क्वेश्चंस इस बंदे ने किए हैं, जिनको हम लाइव स्ट्रीम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। गालिब कमाल लाइव स्ट्रीम जब होगी वेडनेसडे की, तो उसमें हम इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आप ज़रूर आइएगा, देखिएगा लाइव स्ट्रीम को भी। और आज इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इसके मेन टेक अवेज क्या हैं, वो ये हैं कि पाकिस्तान में साइंस एजुकेशन के नाम पे जहालत और डॉगमा पढ़ाया जाता है। साइंस की किताबों में ऐसी बातें इंक्लूड की जाती हैं जिनका किसी साइंस की किताब से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस की बुक में सिर्फ साइंटिफिक बातें, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से साबित हुई बातें लिखी जानी चाहिए, और वो इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने इस्लामी डॉगमा, अल्लाह और रसूल को साइंस की किताब में घुसा के और बहुत बड़ी जहालत का सबूत दिया है। एवोल्यूशन एक साइंस का फैक्ट है जिसके पास बहुत सारा एविडेंस है, मगर इन्होंने उस एविडेंस का मुकम्मल तौर पे इनकार किया और एक इंतहाई जाहिलाना किताब लिखी है, जिससे पाकिस्तान के बच्चों को जाहिल बनाने का सामान किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। तो अपने बच्चों को खुद एजुकेट करें एवोल्यूशन के बारे में, साइंस के बारे में, और इस बात के ऊपर बिल्कुल रिलाय ना करें कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की, केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड की, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की या बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें आपके बच्चों को रैशनैलिटी सिखाएंगी। आपको खुद उनको एजुकेट करना है, अपने बच्चों को साइंस, रैशनैलिटी, फिलॉसफी और बहुत सी और चीज़ें जो कि इंसान को एक रैशनल और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे बने, तो ये किताबें उनके लिए जहर हैं। मैं जानता हूं कि आप पाकिस्तान में इन चीज़ों को निसाब से या करिकुलम से नहीं निकलवा पाएंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को खुद साइंस और रैशनल एजुकेशन के बारे में बताएं, ताकि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने। क्योंकि अगर वो रैशनल और साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले नहीं होंगे तो वो पूरी ज़िंदगी गलत डिसीजंस करते रहेंगे, मुल्ला के नाम पे लुटते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो अपने बच्चों को इस किस्म की डॉगमेटिक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से बचाएं और उनको रैशनल बनाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। इसके पीछे जितना भी काम होता है वो आप लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट से होता है, और उस फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप इस चैनल पर सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल की, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करें और देखें। जिस भी सपोर्ट टियर में आप आते हैं उस पर सपोर्ट करें। मैंने एंड स्क्रीन में भी पेट्रियन का लिंक डाल रखा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आदाब।